नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने कई सालों तक अपनी मेहनत से बीएसपी को सींचा, लेकिन बाद में बीजेपी में आ गए हैं। आजकल यूपी की राजनीति में ब्राह्मण और दलित वोट बैंक को लेकर रस्साकशी जारी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक बात में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लंबे समय तक आपका बीएसपी से जुड़ाव रहा, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें आपको बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया था और वो मिशन जो था बाबा साहब अम्बेडकर का, माननीय काशीराम साहब ने जिसे आगे बढ़ाया, उनके कारवां को आगे बढ़ाया और वो इतना बढ़ा कि उनके जीते जी इतना बढ़ा कि वो कई प्रदेशों में हम 80% वोट पाए कि हम नेशनल पार्टी बन गए थे और तीसरे नंबर के वोटों के हिसाब से हम तीसरे नंबर की पार्टी थे। लेकिन जैसे उनके बाद माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद आदरणीय बहन जी उस मिशन को किनारे रख करके अपना मिशन चलाने लगी और ऐसा मिशन चलाएं कि कार्यकर्ता दूर होता गया और आज की तारीख में बीएसपी का जो पुराना कैडर का कार्यकर्ता था, जो माननीय काशीराम साहब से जुड़ा था, जैसे हम लोग 1983 से जुड़े थे, DS4 से जुड़े थे, आज हम जैसे लोग वहाँ पर कोई नहीं है। जो हम लोग बात करते थे आज वहाँ बात नहीं होती। आज एक मिशन है, सिर्फ पैसे का, पैसा मिशन है, इसके अलावा कोई मिशन नहीं। आज बहुजन समाज पार्टी चुनाव आज हो जाए तो मुझे लगता है कि पिछले बार 19 आ भी गई थी, इस बार उससे और कम आएंगी। 19 सीटें अब नहीं आ सकती, अब ये 13, 14, 12 इस सीटें वहाँ आने वाली हैं, क्योंकि कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं, कार्यकर्ताओं का महत्व तो ख़त्म कर दिया, वहाँ सिर्फ पैसे का महत्व है। और जो माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इन्होंने नारा बदल दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। तो और आगे करके अब वो ब्राह्मण सम्मेलन करने लगी, दलित सम्मेलन का नाम नहीं ले रही, दलितों की बात नहीं कर रही। हमने भी एक बार कहा था आदरणीय बहन जी से कि बहन जी, लोकसभा सरकार बनने के बाद में दलित बहुत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हम लोग एक बार धरना प्रदर्शन बड़े पैमाने पे कर दें। तो इन्होंने कहा था कि तुम जानते नहीं हो, जब तक ये मारा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, तब तक ये बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी नीयत रखते हुए मायावती जी आज इस तरीके इस जगह चली गई। यही कारण था कि हम जब वो मिशन नहीं रहा और हम लोग मिशनरी आदमी, हम जबकि मंत्री बनाना चाहती थी, मैं मंत्री नहीं बना। हमने कहा नहीं, मिशन कमज़ोर हो जाएगा, हम लोग मिशन के लिए काम करेंगे, इसलिए हम मिशन में लगे थे। लेकिन जब वो पैसा हर समय पैसा, एक वो गेट क्या टूट गया, पार्टी कार्यालय का गेट टूटा और वहाँ से रोड गेट बंद करना पड़ा, दूसरी तरफ गेट खोलना पड़ा, वही गेट उठा के दूसरी गेट तरफ लाए। तो हम लोगों कहा गया कि तुम्हें 3 करोड़ देना है। हमने कहा भाई जी 3 करोड़ तो उसमें नहीं लगेगा, जितना लगेगा हम लगा देंगे। तो कहा नहीं, 3 करोड़ तुम्हें देना, 3 नसीम को देना है, 3 मुनकात को देना है, यानी 9 करोड़ में वो गेट लगता। तो ये सब बातें थी। इसी तरीके से दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर, ये जब चुनाव, महाराष्ट्र 4 चुनाव होने थे, उसमें भी 10-10 लाख वसूलने लगी, तभी हमने उनसे विरोध किया और विरोध के कारण वो हमसे दूर होती चली गई, हम उनसे दूर होते चले गए। एक दिन ऐसा आया कि हमें पार्टी छोड़ना पड़ा। जुगल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि वसूली होती थी टिकट की। अभी हाल ही में मायावती जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी पैसा नहीं लेती है टिकट के लिए, तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि हम लोग
देने वालों में से थे। हमसे वो नहीं कह सकती हैं कि पैसा नहीं लेती हैं। हम लोगों से पैसा नहीं ले सकती हैं। किस रूप में पैसा लेती थी ये प्रमाण तो नहीं है। हम जा कर के उनके घर देते थे, हम कोई उन चेक नहीं देते थे, उनके घरों में जा कर के देते थे। लेकिन उसका न हमारे पास प्रमाण है न उनके पास प्रमाण है कि हमने नहीं दिया, ये भी उनके पास प्रमाण नहीं, हमने दिया इसका भी कोई प्रमाण नहीं। वो झूठ बोलती हैं कि पैसा नहीं चलता है। अगर पैसा नहीं चलता है तो किसी गरीब आदमी को टिकट दे दें, क्यों नहीं टिकट देती हैं। घोराराम का टिकट, घोराराम पुराना बसपाई आदमी था और जो आज एक्सपायर कर गया गम में, उनको आज उससे पैसा भी लिया, टिकट दिया और उसके बाद उससे ज़्यादा गांधी आज़ाद के लड़के से पैसा लेकर के टिकट दिया और वो चुनाव जीता। मायावती दलित वोटों पर अपना एकाधिकार मानती हैं। उनको लगता है कि दलित वोट बीएसपी के अलावा कहीं नहीं जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है? अब गलतफहमी उनको है। अभी तक दलित को ये लगता था कि बहन कुंवारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, सरकार बनाएंगी। आज की तारीख में उनको लग रहा है कि सतीश मिश्रा जी आगे हैं। अगर कहीं न कहीं गठजोड़ कहीं कुछ हुआ तो सतीश मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मायावती जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। गठजोड़ भी करने की ज़रूरत पड़ी, 12-13 सीटों किसी को लेने की भी ज़रूरत पड़ी तो भी सतीश मिश्रा को फ़ायदा होगा, ना कि मायावती जी को। इसलिए दलित इनको अब मान लिया कि मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। दलित जब चाहे गया मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो उसका मोह इनसे भंग हो गया। अब वो धीरे धीरे सभी पार्टियों में भाग रहा है, कोई सपा में भाग रहा है, कोई भाजपा में भाग रहा है, कोई कांग्रेस में भाग रहा है। सारे नेताओं को देख लीजिएगा, कुछ कांग्रेस में गए, कुछ सपा में गए, कुछ भाजपा में आ गए। लेकिन बहुतायत में वोट ज़्यादा परसेंटेज में ये बीजेपी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उन गरीबों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। वो सारी सुविधाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, योगी जी ने दिया है। क्योंकि कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कपड़ा भी दिया, मकान भी दिया, खाने को भी दिया, बिजली की व्यवस्था की, गैस की भी व्यवस्था की। सारी जो उनकी बुनियादी सुविधाएं थी वो बीजेपी ने पूरा किया है। इसलिए बहुतायत में लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लगातार सतीश चंद्र मिश्रा सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन, जिसमें ब्राह्मणों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। पिछले चुनाव में भी इस तरह के सम्मेलन होते रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक पर इस वक्त राजनीति चल रही है, सभी दल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, किस पाले में लगता है कि ब्राह्मण वोट्स जाने वाले हैं? जिसको डर होता है वही ये काम करता है। जैसे बीजेपी ब्राह्मण सम्मेलन नहीं करती, बीजेपी को मालूम है ब्राह्मण वोट हमारा है, हम ही को मिलेगा। सतीश मिश्रा जी या बहन जी को ये लगता है कि हमें ब्राह्मण वोट नहीं मिल सकता है, इसलिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जिसका उनका नुकसान भी हुआ। आज उनको कहना पड़ा कि हमारा मुख्यमंत्री दलित ही कोई मुख्यमंत्री, हमारा उत्तराधिकारी कोई दलित ही होगा। ये सतीश मिश्रा जी के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद उनको कहना पड़ा, क्योंकि दलित समाज को ये लग गया कि अब 1585 की लड़ाई ख़त्म हो गई, अब केवल ये ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़ रही हैं। इसलिए ये बात ख्वाब की रह गई कि ब्राह्मण उनके खेमे में जाने वाला है। ब्राह्मण भी नहीं जाएगा, दलित अलग से दूर हो गया। ये तो वोट बैंक की बात हुई। इसके अलावा अखिलेश यादव आजकल एक अभियान चला रहे हैं जिसका नाम है नहीं चाहिए भाजपा। क्या लगता है कि ये अभियान किस रुख की तरफ जाएगा और भाजपा को क्या इसका कुछ नुकसान होगा? देखिए, माननीय अखिलेश जी जब अपनी सरकार चला रहे थे तो उस समय गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, लोग गुंडई से परेशान थे। आज लोगों को सुकून से जीने का मौका मिला। वो कहते थे जैसे सारे गुंडे अपने साथ कर लिए थे, इन्होंने गुंडों को छांट छांट के जेल भेज दिया। वो अपनी पार्टी में ले रहे हैं गुंडों को, ये गुंडों को जेल भेज रहे हैं। वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराध को भी बढ़ावा दे रहे थे। माननीय योगी जी अपराध को ख़त्म कर रहे हैं, अपराधियों को जेल भेज रहे हैं। इतना अंतर है। जनता क्या चाहती है आप सब समझ सकते हैं। जनता चाहती है अपराध मुक्त हमारा यूपी हो, और अब विकास तो तभी होगा जब अपराध नहीं होगा। अब अपराध खत्म हो गया, विकास हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये
आशा भरी निगाहों से हमारी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी की तरफ देख रही है, मोदी जी की तरफ देख रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। इसलिए आने वाले समय में जितनी सीटें मिलेंगी, मिली थी इससे ज़्यादा सीटें 2022 में मिलने वाली हैं। इस तरह के जो अभियान है इसको काउंटर करने के लिए क्या भाजपा की तरफ से कोई कदम उठाया जाए? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से वो चुनाव अभियान जैसा ही कार्यक्रम उनके चल रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई नया कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं। उनके इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे विकास हैं, विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दलित वोटों के लिए क्या कोई रणनीति तैयार की जा रही है? जो दलित वोटर्स हैं उनके लिए किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस का कल्चर रहा। जब वो चुनाव आता था तब वो दलितों के लिए घोषणा कर देते थे, पैकेज की घोषणा करते थे। भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी पिछली सरकार में महू गए थे, जहाँ पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर। वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ बड़ा स्मारक भी बनाया और मंच पर उन्होंने प्रणाम करते हुए बाबा साहब को कहा था कि अगर आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न पैदा हुए होते तो हाँ, ये बर्तन मांजने वाले का बेटा, ये चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। इसलिए माननीय मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए 5 बड़े बड़े स्मारक बनवाए, तीर्थ स्थल का नाम दे दिया। एक महू में मध्य प्रदेश के अंदर है, एक महाराष्ट्र के अंदर, 2 दिल्ली के अंदर, एक लंदन में। तो 5 उन्होंने बड़े बड़े स्मारक बना दिए, जो गौरव की बात है दलितों के लिए। और फिर दलितों के लिए कहा उन्होंने, पूरे गरीब को कह दिया। अब गरीब सबसे ज़्यादा कौन है? दलित। उन्होंने कहा कि किसी का मकान कच्चा 24 तक नहीं रहने पाएगा। कच्चा किसका मकान था? गरीबों, दलितों का। तो उनके लिए तो उन्होंने किया, एक तो उन्होंने गरीबों के लिए क्या कि आवास हो जाए। उन्होंने कहा कि सब घर में बिजली हो जाए, सब घर में गैस सिलेंडर हो जाए, और सब घर में उन गरीबों जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत है सबको फ्री राशन इस समय मिल रहा है। यही उनको चाहिए था। और ज़्यादा जो खेती जिनके पास थोड़ी बहुत है उनके लिए वो 6,000 का पैकेज भी दिया, 6,000 का पैकेज भी दिया। ये जो कोई आज तक सरकारें नहीं दलितों के लिए कर पाई हैं, उनके लिए ये सरकार कर रही है। खेती की बात आपने कही है, किसानों का आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा है और अब यूपी की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं जो किसान आंदोलनरत हैं। किस तरह आप देखते हैं इसको? देखिए, असली किसान घरों पे बैठा है। ये जो किसान हैं ये किसान नहीं है। ये राकेश टिकैत तो चुनाव लड़ते थे, कभी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। वो राजनीति करने के लिए ये किसानों का माध्यम बनाए हुए और ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के लिए तो मोदी जी मसीहा हैं, और सारे किसानों के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने किया। आज देश की आज़ादी के बाद जो काम मोदी जी ने किया है किसी सरकार ने किया नहीं था। आज चाहे अपनी गेहूं की आप फसल जो अपनी फसल पैदा करता है, हम देश के किसी कोने में बेच सकते हैं बिना किसी के परमिशन। पहले हम जहां हमारी मंडी थी वहीं मंडी तक सीमित थे, और मंडी के बाहर ले जाने पर शुल्क पड़ता था। आज कोई शुल्क नहीं, आज हम मंडी देश के किसी कोने में हम बेच सकते हैं। और फसल जहां तक गन्ने के मूल्य का सवाल रहा, गन्ने के भुगतान का था, गन्ने का भुगतान 80% हो गया है, 20% बचा, जो पिछली सरकार भुगतान नहीं कर पाई थी, गन्ने की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। आज हम गन्ने का भुगतान भी 80% लोगों का कर दिए हैं, और जो बचा है वो भी चुनाव से पहले हम उसे कर देंगे। जुगल किशोर जी, एक आखिरी सवाल कि 2022 के चुनाव में अब हम लोग जाने वाले हैं, क्या आकलन है आपका कि कैसे नतीजे होंगे और किन मुद्दों को लेकर भाजपा मैदान में उतरेगी? भाजपा, देखिए मैंने पहले ही बता दिया है, भाजपा कानून व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर, जो आदरणीय मोदी जी की छवि विश्व में निकल कर के आई है। आज भी, कल भी अखबारों में था, रेडियो टीवी मीडिया में था कि वो विश्व के सबसे अच्छे नेताओं में
उनका नाम आया है। आज सबसे बड़े नेता, सबसे अच्छे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। जो उनकी छवि है और जो ईमानदार की छवि है मोदी जी की, योगी जी की, उसको लेकर के हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। और जो सीटें हमें 325 जीते थे, हम 325 के बजाय 350 सीटें जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जुगल किशोर जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे चर्चा की और ये उम्मीद जताई है कि आने वाले चुनाव में विकास के मुद्दे पर भाजपा एक बार फिर मैदान में होगी। बेबाक बात में बस आज इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।